ठंड में अमीर वर्सेस गरीब बहू की रजाई। अरे बहुत सर्दी होने वाली है इस बार। हाँ, जरा अपनी नाक भी तो देखो कैसे लाल हो रही है टमाटर की तरह। अरे तुमको तो बस हर समय मजाक की पड़ी रहती है। आपको लगता तो मुझे भी लग रहा है इस बार की ठंड पिछले साल से ज्यादा पड़ेगी, लेकिन कपड़ों से पहले मुझे हमारे और बच्चों के लिए नई रजाइयाँ मंगवानी है। पुरानी बिल्कुल मैच नहीं करती इंटीरियर से। हाँ ठीक है, शाम को बाजार चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुनीता चूल्हे में लकड़ी डाल रही थी। उसकी उंगलियां ठंड से नीली पड़ी हुई थी। शरीर पर सही से गर्म कपड़े भी नहीं थे। वहीं पुरानी साड़ी को जैसे तैसे करके शरीर को ढका हुआ था। उसके पास में उसी हालत में बैठी उसकी सास विमला ठंडी सांसें भर रही थी। चूल्हे के बराबर में सुनीता के बच्चे गोपी और मीना भी फटे हुए कपड़े पहने बैठे हुए ठंड में कांप रहे थे। दिन तो जैसे तैसे बीत गया उन गरीब बच्चों ने, लेकिन रात तो अभी बाकी थी। सुनता और उसका परिवार रात के अंधेरे में झोपड़ी में लेटे हुए थे। आधी रात को समय हो चला था। भाई, ओ भाई, क्या तुझे भी सर्दी लग रही है क्या? हाँ, बहुत ठंडी लग रही है, लेकिन क्या करूँ, सही से कपड़े भी तो नहीं है। भाई मेरे करीब होकर लेट जा। तुझे पता है ना हम गरीब है, अगर हम जल्दी रजाई निकाल लेंगे तो वो जल्दी खराब हो जाएगी, फिर पता नहीं कि नई रजाई कब आए। दोनों बच्चे आपस में खुसर पुसर कर रहे थे। उनको लग रहा था कि उनकी बातें कोई नहीं सुन रहा, लेकिन दूसरी तरफ मुंह करके लेटी हुई सुनीता की आंखें आंसू से भरी हुई थी। वो यही सोच रही थी, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं आज इतनी मजबूर हूँ कि अपने बच्चों के लिए अच्छी सी एक रजाई भी नहीं ला सकती। अब मेरे पास जो फटी पुरानी रजाई है मैं वही कल बच्चों को निकाल के दे दूंगी। अभी रात के दोपहर ही बीते थे। सुनीता अपने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में भरकर लेटी हुई थी, लेकिन सर्दी के आगे किसकी चलती है। मीना के सब्र का बांध टूट ही गया और रात को ही उठकर अपनी मम्मी से बोल पड़ी, अम्मी ही बहुत ठंड लग रही है, अब तो रजाई निकाल दो। आप कब से यही बोलती हो कि निकाल दूंगी, लेकिन निकालती ही नहीं हो। हाँ मम्मी, वो वाली रजाई निकाल दो ना, वो वाली जो हमने पिछली सर्दी में ओढ़ी थी। हाँ बेटा, निकाल दूंगी। अच्छा चल, अभी निकाल देती हूँ। वो ऊपर रखी अपनी पुरानी अटैची उठाती है और उसे नीचे रख के खोलती है। उसके अंदर से एक ही रजाई निकलती है और वो भी फटी हुई थी। सुनीता उसे झाड़ती है, धूल उड़ती है और थोड़ी बहुत रुई भी निकलकर गिर जाती है। लो बच्चों, रजाई और यही रजाई है, बस हमारे पास जो है उसी में काम चलाना पड़ेगा। पहले मैं लूंगा। नहीं, मुझे ज्यादा ठंड लगती है, मुझे दे दो। सुनीता उसको रजाई के लिए लड़ता देखती है तो उसकी आंखें अपनी इस गरीबी को देखकर भर जाती हैं। ओहो, शांत हो जाओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए नई रजाई ला दूंगी। ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अगली सुबह कायरा अपनी गाड़ी में बैठकर अपने पति के साथ बाजार के लिए निकल पड़ती है। उसे गर्म कपड़े और रजाई लानी थी। कुछ देर के बाद वो शहर के सबसे बड़े मार्केट में पहुंच जाती है। इधर कायरा और विक्रांत भी एक महंगे स्टोर में जाते हैं जहां चमकीली आलीशान रजाइयां चारों तरफ लटक रही थी। कायरा एक रजाई उठाते हुए कहती है, ओह माय गॉड, ये बहुत प्यारी है और ये वाली बच्चों के रूम से मैच करेगी। हाँ तुम सही कह रही हो, हमारे घर के कलर से मिलती जुलती भी लग रही है। चलो भाई, इसको पैक कर दो। कायरा गर्म कपड़े भी ले लेती है और विक्रांत मुस्कुराकर कार्ड दे देता है। बिल पेमेंट करता है और दोनों सामान और रजाई ले जाकर कार में बैठते हैं और घर के लिए निकल पड़ते हैं। सुबह के समय सुनीता अपने घर का काम खत्म करके निकलती है और जिस घर में काम करती है वहीं पहुंचती है। वहां का मालिक सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। साहब, थोड़ी मदद चाहिए थी, अगर आप थोड़े पैसे। मालिक अखबार नीचे करके उसे घूरता है और बोलता है, अरे अभी तो पिछले बार के पैसे भी पूरे काम से नहीं निकले, पहले वो काम पूरा कर, नए पैसे नहीं मिलेंगे। सुनीता की आंखें नम हो जाती हैं, पर वो चुपचाप सिर हिलाती है और अपने काम पर लग जाती है। वो थोड़ी मायूस थी कि बच्चों को कैसे रजाई मिलेगी। मालिक ने तो पैसे देने से मना ही कर दिया था। सुनीता काम खत्म करके लौटते समय बाजार के सामने रुकती है। एक दुकान में रजाइयों को देखती है। भैया, ये रजाई कितने की है? 550 रुपए की है। सुनीता अपने छोटे से पर्स में हाथ डालती है और अंदर सिर्फ 20 रुपए पड़े थे। उसे पता था इतने से पैसों में तो कुछ भी नहीं होगा, फिर भी वो और हिम्मत करके बोलती है, भैया मैं अभी तो 20 रुपए ही दे सकती हूँ, बाकी मैं धीरे धीरे दे दूंगी। अरे निकलो यहाँ से। सुनीता दूसरी दुकान पर जाकर बोली, भैया कोई पुरानी रजाई हो तो वो ही दे दो, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। अरे मैंने खैरात थोड़े खोल रखी है। सुनीता उदास होकर पीछे हट जाती है और फिर एक दो और दुकानों पर पता करती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए राजी नहीं होता। आज भी बच्चों को उसी पुरानी रजाई में ठिठुरते हुए सोना पड़ेगा। सुनीता अंदर से टूटी हुई घर लौट जाती है। वो घर में घुसती है, उसका चेहरा उदास था, आंखें लाल थी, लग रहा था जैसे रास्ते में बहुत रोई हो। मम्मी को
घर में देखकर गोपी और मीना दौड़ते हुए उसके पास आते हैं। माँ, मैं रजाई लाई ना? नहीं बेटा, आज देर हो गई, कल लाऊंगी। सास विमला बैठी हुई सब सुन रही थी और उसे सुनीता की हालत देखकर सब समझ आ जाता है कि वो बच्चों से झूठ बोल रही है। लगता है कहीं से पैसे मिले ही नहीं उसे। तब वो न चाहते हुए भी सुनीता से बोली, चल बेटी, तू मेरे साथ चल, मैं बड़े बेटे से बात करती हूँ, वो तो बहुत पैसा कमाता है, कुछ मदद कर देगा। नहीं माँ जी, हम कहीं नहीं जाएंगे, जैसे भगवान हमें रखना चाहता है हम वैसे ही रह लेंगे, तुम चिंता मत करो। पागल मत बन सुनीता, ठंड की रात में अगर किसी बच्चे को सर्दी लग गई तो क्या होगा बेटी, हम उनसे उधार ले आएंगे या तो बाद में उनकी रजाई दे देंगे या उसके पैसे लौटा देंगे। सुनीता पहले मना करती है, लेकिन बच्चों की हालत के आगे उसे झुकना पड़ा। कुछ देर बाद विमला और सुनीता कायरा के घर के सामने आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, दरवाजा खुद ही खुल जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ कायरा महंगे गहने पहने पार्टी में जा रही थी। कायरा दरवाजा खोलकर बाहर आ रही थी। बाहर सास और सुनीता को देखकर वो बोली, ओह मम्मी जी, आप यहाँ इतनी रात को? बिटिया, सुनीता के बच्चों को ठंड लग रही है, एक रजाई चाहिए थी, उधार ही दे दे, जब हो सकेगा लौटा देंगे। मम्मी जी, हमारे घर में भी कोई चीज फालतू नहीं रखी जाती और पुरानी चीजें तो मैं बिल्कुल भी नहीं रखती, सब फेंक देती हूँ। अरे सुनीता, तुम भी साथ चली आई, कम से कम तुमने तो रोका होता इनको, आखिर ये सास है हमारी। अब तुम ही बताओ, ऐसे किसी के घर रजाई मांगने आई हैं, अच्छा लगता है क्या? दीदी, मैंने तो मना किया था लेकिन मानी नहीं, कहा कि तुम लोग हमारे बच्चों के लिए हमारी थोड़ी मदद कर दोगे, बच्चों की खातिर मैं भी चली आई। ये चली आई या तू जानबूझकर इनको यहाँ लाई? सोचा होगा बच्चों के बहाने ही सही कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे और उनसे तेरी कुछ दिन की अय्याशी तो पूरी हो ही जाएगी। अरे जब बच्चों की केयर करने की हैसियत नहीं है तो पैदा करने की जरूरत क्या थी? कायरा की ऐसी जली कटी बातें सुनकर सुनीता की आंखें भर गईं। वो अपनी सास का हाथ पकड़ के उन्हें वहां से लेकर चली गई। उनके जाते ही विक्रांत कार लेकर आता है और आवाज लगाता है, कायरा, अरे कौन था गेट पर, किससे बात करने लगी थी तुम? कोई नहीं जी, भिखारी थे, भीख मांग रहे थे, मैंने भगा दिया। हाँ, ये तो सही किया तुमने। इनके घर आकर तो सच में गलती कर दी। अच्छा है कि मेरी बड़ी बहू कायरा की जैसी नहीं है, वरना तो ना जाने मेरा क्या होता बुढ़ापे में। विमला और सुनीता घर आ चुके थे। मम्मी, दादी के साथ तुम कहाँ गई थी रात को? मम्मी का तुम रजाई लेने के लिए गई थी उनके यहाँ? सुनीता इतना सुनते ही रो पड़ी। मम्मी, मम्मी, हमें रजाई नहीं चाहिए, बस तुम रोना नहीं। हाँ मम्मी, हमको रजाई नहीं चाहिए, मीना सच कह रही है, मुझे तो अब बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती। सुनीता दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है और उनको सुला देती है। रात के समय दोनों बच्चे पुरानी रजाई में लिपटे पड़े थे। आधा शरीर ढका हुआ था, आधा बाहर निकला हुआ। रजाई फटी हुई थी, कहीं से बच्चों के हाथ बाहर आ रहे थे तो कहीं से पांव। गोपी रजाई खींचता तो मीना के ऊपर से उतर जाती और जब मीना खींचती तो गोपी के ऊपर से उतर जाती। लेकिन जैसे तैसे करके बच्चे खुद को ढककर सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे थे। वहीं थोड़ी सी आग जलाई सुनीता बैठी सर्दी से लड़ रही थी। बच्चों को तरफ देखकर उसकी आंखों में आंसू ही नहीं रुक रहे थे। हे भगवान, क्या कसूर था मेरा जो मुझे इतना गरीब बनाया? रात में सुनीता के रोने की आवाज सुनकर विमला उठकर आती है और उसके सिर पर हाथ फेरती है और फिर गले से लगाकर बोली, बेटी तू कीमत हो, कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही आएगा। भगवान ने कुछ तो सोचा होगा हमारे बारे में और इन बच्चों के बारे में। माँ, कैसे सहूं ये सब? तुम खुद ही देखो कैसे सिकुड़े पड़े हैं मेरे बच्चे, मेरे कलेजे के टुकड़े। और आज तो गोपी मुझे बोला क्या, उसे अब सर्दी लगना ही बंद हो गई। बच्चे भी समझने लगे कि हम गरीब की जिंदगी ऐसे ही होती है। और आज कायरा ने भी तो देखो हमको क्या क्या नहीं कहा। तू चिंता ना कर बेटी, तू चिंता ना कर। कायरा की बातें अब भी सुनीता के मन में घूम रही थी, जिस कारण उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो एक गहरी सोच में डूब जाती है और उसकी आंख लग जाती है। अगले दिन सुबह सुनीता को एक आइडिया आता है। वो जल्दी से काम पर जाती है, जल्दी जल्दी काम निपटाती है। फिर वो एक पुराने दर्जी की दुकान पर पहुंचती है। काका, मुझे थोड़ा काम दे दो, इसके बदले में आपके कटे हुए बेकार कपड़े दे देना। अरे बेटी, सर्दी में तो मेरे पास ही काम कम हो जाता है, भला मैं तुमको क्या काम दूंगा? जाओ बेटी जाओ, किसी और के पास पता करो। सुनीता दूसरे दर्जी के पास जाकर बोली, अरे भैया, क्या मुझे कुछ काम मिल सकता है क्या? मुझे काम की बहुत जरूरत है, मुझे सिलाई भी आती है, अगर आप कहो तो मैं सब काम भी कर दूंगी। अरे नहीं बहन, काम का तो मंदा ही चल रहा है, अभी कैसे काम नहीं, किसी और से बात कर लो भाई। सुनीता 2-3 दर्जी से पता करती है, लेकिन सब उसको मना कर देते हैं। सुनीता की ये आखिरी उम्मीद थी, लेकिन ये भी टूटती हुई दिखाई दे रही थी।
वो आगे की तरफ बढ़ रही थी कि तभी वो रहीम काका की दुकान के सामने से जा रही थी। तभी पुराने पहचान वाले रहीम काका ने उसे पहचान लिया और बोला, अरे बेटी सुनीता, कहाँ जा रही हो? अरे काका, आप यहाँ कैसे? अरे बुढ़ापे में कहाँ रहूंगा, तुम बताओ। क्या बताऊं काका, काम के लिए ही घूम रही हूँ, कोई काम ही नहीं दे रहा। क्या काम चाहिए तुझे? काका बस सिलाई का ही काम आता है। कई दर्जी से पूछा तो सबने अलग अलग बात बताई। है ऐसी बात? एक दर्जी बोला हमारे पास काम नहीं है, और दूसरा काम के बदले कपड़े के टुकड़े भी नहीं दे सकता। दूसरा दर्जी भी बोला कि काम नहीं है। कटे हुए कपड़े हैं? लेकिन तुझे काम के बदले कटे हुए कपड़े चाहिए, किस लिए? अरे क्या करेगी तू उनका? काका अब आपसे क्या छुपाना, आपको तो पता ही है कि सर्दी आ गई और घर में रजाई भी नहीं है। बच्चों के लिए नई रजाई लेने के पैसे नहीं है, तो मैंने सोचा कि हाथ से ही बच्चों को रजाई बनाकर दे दूंगी। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत अच्छा सोचा है तूने। चल ठीक है, आजा मेरी पहचान की दुकान में। वहाँ बहुत कटे हुए कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, तू इनको ले जा। सुनीता ने अंदर जाकर देखा तो वहां बहुत सारे कटे हुए छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े पड़े हुए थे। सुनीता उनको देखकर खुश हो गई और उनको एक खाली पड़े गट्ठर में भर लिया। बेटिया, काम हो जाएगा क्या इनमें? अगर और चाहिए तो बता देना, मैं तेरे लिए मंगवा दूंगा। आखिर तुम्हारे बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। सुनीता की आंखें भर आती हैं। ये तो बहुत होगा काका, इसमें तो अच्छे से मेरा काम हो जाएगा। फिर वो सिर पर कपड़ों का बड़ा सा गट्ठर उठाकर घर लौटती है। बच्चे उस गट्ठर के साथ आते देखते हैं और समझते हैं कि मम्मी तो आज नई रजाई ले ही आई। दोनों भागते हुए आते हैं। मम्मी रजाई ले आई, वाह। मम्मी मेरी रजाई कौन सी है? सुनीता की आंखें भर आती हैं। वो अपने बच्चों को दोनों को गले लगा लेती है। मेरे बच्चों, अभी रजाई नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खुद बनाऊंगी सबसे सुंदर रजाई। मम्मी आपको आती है क्या रजाई बनानी? मम्मी आपको किसने सिखाया रजाई बनाना? नानी ने सिखाया होगा, क्योंकि मम्मी को तो सब काम नानी ही सिखाती है। हाँ तुम सही कह रही हो, सब नानी ही सिखाती थी मम्मी को, तभी तो मम्मी को हर काम इतने अच्छे से आता है। बच्चों, नानी ने नहीं, जिंदगी और मजबूरियों ने सब सिखा दिया। जिंदगी से बढ़कर कोई गुरु नहीं होता। तो क्या हमको भी जिंदगी सब कुछ सिखा देगी मम्मा? अरे जब मम्मी को सिखा सकती है तो हमको क्यों नहीं सिखा सकती? चलो मम्मी अब जल्दी से रजाई बनाओ, हमको भी देखना है कि कैसे रजाई बनाती हैं। हाँ मम्मी मुझे भी देखना है, जल्दी से बनाओ। जब तक तुम दोनों जगे रहोगे तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। चलो अब दोनों आओ और खाना खाओ और चुपचाप सो जाओ। नहीं मम्मी नहीं, हमको सब देखना है कि तुम कैसे रजाई बनाओगी। रात में बच्चों को सुलाकर सुनीता ने झोला खोला, टुकड़ों की ढेरी जमीन पर फैलाई और बोली, आज रात तो मैं ठंड को हरा ही दूंगी। वो पुरानी फटी चादर निकालती है। यही चादर रजाई का अंदरूनी खोल बना देती है। कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ बहुत पतले। अगर ऐसे ही भर देती तो रजाई उबड़ खाबड़ हो जाती। ओहो, ये कैसे बराबर होगी? बच्चा ओढ़ेगा तो एक तरफ उभार मारेंगे। फिर उसने उसका एक समाधान निकाला। उसने कपड़ों को हाथ से फाड़ फाड़ कर बराबर साइज में करने लगी। फिर उन्हें एक एक करके मोड़ा और छोटे छोटे गेंद बनाती गई ताकि भरने में आसानी हो। उसे समाधान मिला। कपड़ों को टुकड़ों के बजाय मुलायम पुंजे बनाकर भरे। जब उसने आधी रजाई भरी तो महसूस हुआ कि बीच वाला हिस्सा दबकर पतला पड़ रहा है। अगर ऐसे बच्चे लेटेंगे तो ठंड लगेगी। सुनीता ने चादर खोली, कपड़ों के पुंजों को बाहर निकाला और अलग अलग परतों में लगाने लगी। साफ सुथरे कपड़े नीचे, जरा सुंदर कपड़े बीच में और थोड़ा मोटे किनारों पर। रजाई की परतों में समान वजन देकर भरने लगी। जब वो आखिरी किनारा भरने लगी तो उसे पता चला कि टुकड़े खत्म हो गए। अगर वो हिस्सा खाली रह गया। उसने चारों तरफ देखा। अलमारी में एक पुरानी रंग की उड़ी हुई साड़ी पड़ी हुई थी। सीमा ने उसे हाथ में लिया, आंखें नम थी। ये मेरे शादी के समय का है। वो फिर बच्चों की ठिठुरती नींद को देखते हुए बोली, मेरे कपड़े उनसे ज्यादा जरूरी कहाँ हैं? उसने साड़ी को फाड़कर टुकड़े बनाए और कमी पूरी कर दी। अब कोनों में कपड़े जमा नहीं रहे थे, बार बार फिसल कर बीच की ओर जा रहे थे। सीमा ने फिर जुगाड़ निकाला। उसने कोनों में टुकड़ों को कसकर दबाया और ऊपर नीचे से छोटे छोटे टांके लगा दिए ताकि कपड़े अपनी जगह पर टिके जाएं। आधी रात तक उसकी उंगली थक चुकी थी। वो उंगली को कपड़े में दबा देती और फिर सुई थाम लेती। रजाई आज अधूरी नहीं छोड़ूंगी। अब भराई पूरी हो चुकी थी। अब आखिरी काम था ऊपर की परत को नीचे से जोड़ना।
वो धीरे धीरे सावधानी से टांके डालती है। नींद से आंखें बंद हो रही थी, ठंड हाथ जमा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी क्योंकि रजाई बनकर तैयार थी। मेरे बच्चे अब ठंड से नहीं कांपेंगे। सुबह हुई तो गोपी और मीना दोनों नई बनी रजाई में दुबके मुस्कुरा रहे थे। रजाई इतनी मुलायम, इतनी गर्म थी कि उसमें जैसे पूरी रात का चांद और माँ का प्यार सिल दिया गया हो। सुनीता, जिसने पूरी रात जागकर रजाई बनाई थी, दुकान से खाली आंखें लिए चूल्हे से आग सुलगाने लगी। उसे अपनी मेहनत का दर्द तो था, लेकिन बच्चों की मुस्कान उसकी थकावट को मिटा रही थी। उसी समय सास विमला नींद से उठकर बरामदे में आई। सर्दी से बचने के लिए उन्होंने अपना ऊनी दुपट्टा कंधे पर डाला और बच्चों को रजाई में देखकर रुक गई। विमला दंग रह गई। वो रजाई उनके हाथों में आते ही जैसे चौंक गई। रजाई नरम भी थी, गर्म भी थी और अंदर भरे टुकड़े बराबर फैले हुए थे। विमला की आंखों में चमक आ गई। अरे सुनीता, ये रजाई तूने रात भर में बना दी? हाँ माँ जी, बच्चों को ठंड लग रही थी, बस सोचा कि आज ही बना दूं। विमला ने आगे बढ़कर रजाई के कोनों को चेक किया जहां सुनीता ने रात में टांके लगाकर कपड़े टिकाए थे। विमला के चेहरे पर गर्व उतर आया। अरे बहू, ये तो बड़ी दुकानों में मिलने वाली रजाई से भी अच्छी है। कोने ऐसे पकड़े हैं जैसे कोई हुनरमंद कारीगर पकड़ता है। कुछ नहीं माँ जी, बस बच्चों को ठंड ना लगे। छोटी मीना रजाई में से मुंह निकालकर बोली, दादी ये रजाई बहुत गर्म है, मैं तो दोबारा सो जाऊंगी। हाँ रे, तेरी माँ ने दिल लगा कर बनाई है तभी इतनी गर्म है। दादी अब तो मुझे ठंड बिल्कुल नहीं लग रही। देखा बहू, तेरी मेहनत ने बच्चों की तकदीर बदल दी। तू बहू नहीं, हमारे घर की लक्ष्मी हो। सुनीता शर्मा गई। उसकी आंखों में तसल्ली थी और दिल में खुद के बच्चों के लिए प्यार। विमला अंदर कमरे में गई और अपने पुराने संदूक से एक पुराना लेकिन बहुत मुलायम सूती दुपट्टा निकाल कर लाई। उन्होंने सुनीता को देते हुए कहा, बहू, ये मेरे मायके से लाया हुआ दुपट्टा है, अब ये तू रख ले। अगली बार बच्चों के लिए उससे भी कुछ बना देना। और हाँ, तूने आज मुझे गर्व से भर दिया है। धन्यवाद माँ जी, आपका आशीर्वाद के कारण ये हो पाया है। रजाई ने न सिर्फ ठंड भगाई बल्कि दिल भी जोड़ दिए। उस समय जब सूरज की पहली किरण घर में फैली तो घर में सिर्फ गर्माहट नहीं, अपनापन, प्यार और गर्व भी फैल चुका था। गोपी और मीना रजाई में खेलते रहे और सुनीता चूल्हे के पास बैठकर सास विमला की तारीफ सुनती रही। विमला बार बार वही रजाई छूती और कहती, बहू तूने तो जादू कर दिया। सुनीता के अंदर एक माँ का गर्व और एक बहू का सम्मान दोनों फूलकर चौड़ा हो गया। अगले दिन भी गोपी और मीना रजाई से खेल रहे थे। उसमें रंग बिरंगे टुकड़े अंदर भरे थे, लेकिन बाहर से देखने पर रजाई बिल्कुल फूली फूली, मुलायम और सुंदर लग रही। सुनीता बैठकर उन्हें निहारती है। ये सिर्फ रजाई नहीं, ये मेरी रात भर की मेहनत, मेरा प्यार और माँ होने का गर्व है। वाह, ये तो बहुत गर्म है, मम्मी ने तो जादू कर दिया। विमला भी बच्चों के चेहरे पर हंसी देखकर बहुत खुश होती है और सुनीता को दुआएं देती है। फिर एक रात बाद जब दोनों बच्चे आराम से सो रहे थे, रात गहराती जा रही थी। बाहर से ठंडी हवा झोपड़ी की दीवारों से टकराकर सिसकारियां भर रही थी। सुनीता अपनी फटी पुरानी रजाई में बैठी थी, जबकि उसकी बनाई हुई नई रजाई में गोपी और मीना चैन से सो रहे थे। विमला भी कोने में लेटी थी, पर नींद किसी को नहीं आ रही थी। बेटी, तू भी लेट जा, सुबह जल्दी काम पर जाना है। माँ जी, बच्चे आज पहली बार इतने आराम से सोए हैं, बस उन्हें देखती रहूंगी। अचानक झोपड़ी के बाहर बड़बड़ाहट हड़बड़ाहट होती है। किसी के रोने की आवाज आती है। सुनीता चौंक जाती है। अम्मा, कोई बच्चा रो रहा है। सुनीता जल्दी से उठकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे के बाहर कायरा के दो छोटे बच्चे आर्यन और अनाया कांपते हुए खड़े थे। उनके कपड़े महंगे थे, पर ठंड इतनी थी कि कपड़ों से भी गर्मी नहीं मिल रही थी। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। अरे आर्यन, अनाया, तुम लोग यहाँ इतनी रात में? दोनों बच्चे सिसकियां लेके बोले, आंटी, हम स्कूल टूर पर गए थे, बर्फ पड़ने लगी थी तो स्कूल बस वापस घर ले आई। हमारा बैग और स्वेटर सब वहीं पर छूट गया। लेकिन क्या बेटा? हम घर गए थे तो बंद था। मम्मी पापा पार्टी में गए थे, उनको लगा कि हम 2 दिन बाद आएंगे तो हम यहाँ आ गए दादी के पास। अनाया रोते हुए सुनीता के गले लग जाती है। आंटी, बहुत ठंड लग रही है। सुनीता का दिल पिघल जाता है। वो दोनों को अंदर ले आती है। अरे ये तो कायरा के बच्चे हैं। हाँ अम्मा, बहुत ठंड हो रही है, पहले इन्हें गर्मी की जरूरत है। सुनीता चूल्हे में लकड़ी डालती है, बच्चों के हाथ सेकती है, उन्हें गर्म दूध देती है। आर्यन हाथ जोड़कर बोलता है, आंटी, मम्मी डांटेंगी क्या? नहीं बेटा, माँ कभी बच्चों को डांटती नहीं है, तुम चिंता मत करो। सुनीता बच्चों को अपनी नई बनाई हुई रजाई में सुला देती है। वहीं रजाई जो उसके बच्चों अपनों के लिए बनाई गई थी, वो खुद ठंडी पुरानी रजाई में बैठकर रात भर उन बच्चों को देखती रही। विमला भी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू बह रहे थे। बेटी,
तेरा दिल भगवान ने सोने जैसा दिया है, आज अपने बच्चों की रजाई भी दे दी। अम्मा, बच्चे सब एक जैसे ही होते हैं, इनकी ठंड मेरी ठंड है। फिर अगली सुबह कायरा और विक्रांत कार से उतरते हुए घर आते हैं। कायरा को पता चलता है कि स्कूल बस तो रात को ही वापस लौट आई थी। कायरा बेहद घबरा जाती है। हे भगवान, मेरे बच्चे कहाँ होंगे, कैसे रह रहे होंगे रात भर इतनी सर्दी में। कायरा आसपास के लोगों से पता करती है। किसी ने बताया कि बच्चे दादी के पास जाने की बात कर रहे थे। विक्रांत और कायरा चिंतित होकर सुनीता के घर जाते हैं। कायरा झोपड़ी के पास पहुंचती है और दरवाजा खोल देती है। अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आर्यन और अनाया सुनीता की बनाई रजाई में लिपटे हंस रहे थे। गोपी और मीना उनके साथ खेल रही थी। विमला उन्हें दुलार रही थी। कायरा के दिल में कुछ चुभता है। उसके बच्चे उनके साथ इतने खुश थे, जिसकी मदद करने के लिए एक दिन उसने मना कर दिया था, और आज उन्हीं गरीबों की रजाई में उसके बच्चे रात भर सोए। कायरा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। आर्यन, अनाया, तुम दोनों ठीक हो ना? बच्चे उछलकर उसकी तरफ भागते हैं। मम्मा, हम तो ठंड में ठिठुर रहे थे, आंटी की इस रजाई ने हमें बचाया और आंटी ने हमें खाना भी खिलाया। हमें आंटी ने गर्म दूध भी पिलाया और खूब सबने मस्ती की। मम्मा। कायरा सुनीता की तरफ देखती है। उसकी नजरें शर्म से झुक जाती हैं। वो आगे बढ़कर विमला के पैरों में गिर जाती है। अम्मा जी, मैं बहुत गलत थी। मैंने आपको और सुनीता को कितना ताना मारा, पर आज आपने मेरे बच्चों की जान बचाई है। विमला उसे उठाती है। बिटिया, माँ तो माँ होती है, चाहे गरीब घर की हो या अमीर घर की। कायरा सुनीता की तरफ मुड़ती है और कहती है, सुनीता, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें गरीब कहकर छोटा समझा, जबकि असल में अमीर तो तुम हो सुनीता, दिल से। दीदी, बात छोटी बड़ी की नहीं, बच्चे ठंड में थे, मेरा भी तो फर्ज था। कायरा फूट फूट कर रो पड़ती है और बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद उसी झोपड़ी के पास आ जाती है। कायरा कार से बड़े बड़े पैकेट निकालती है। नई रजाइयां, बच्चों के गर्म कपड़े, जूते, मफलर, टोपी, वो सब सुनीता के घर लाकर रख देती है। अम्मा जी, सुनीता, मैंने जो आप लोगों के साथ किया वो माफी के लायक तो नहीं, लेकिन आज मैं आप सबके लिए कुछ लेकर आई हूँ। कृपया इसे ठुकराइए मत। सुनीता की रजाई ने अमीरी और गरीबी के भेद की नजर को खोल दिया है। सुनीता की रजाई ने अमीरी और गरीबी के भेद की नजर को खोल दिया है। विमला और सुनीता की आंखें भी भर आती हैं। बिटिया, तू समझदार हो गई। ठंड अमीर और गरीब दोनों के लिए एक समान होती है। रजाई तो रजाई है, क्या अमीर की रजाई और गरीब की रजाई। तेरी आंखें खुल गई, इससे बड़ी और कौन सी खुशी होगी। बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं। गोपी और मीना को भी नई रजाइयां मिल जाती हैं। सुनीता कायरा के बच्चों को गले लगाती है। कायरा की आंखें चमक उठती हैं। और मेरा भी एक परिवार यहाँ है अम्मा जी, आपसे दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ। विमला मुस्कुराती है और उसे गले लगा लेती है। चारों बच्चे नई रजाइयों में लिपट कर कूद रहे थे। झोपड़ी में भी आज गर्माहट है, रजाइयों की नहीं दिलों की। कायरा सुनीता का हाथ पकड़कर कहती है, सुनीता, तुमने मुझे सिखाया कि अमीर घर से नहीं होते, दिल से होते हैं। सुनीता मुस्कुराती है और बाहर ठंडी हवा कम लगने लगती है, क्योंकि प्यार की गर्माहट फैल चुकी थी। सुबह की सुनहरी किरणें झोपड़ी की टूटी हुई खिड़की से अंदर आ रही थी। विमला जल्दी उठकर चूल्हा जला रही थी। कायरा भी वहीं बैठी थी झोपड़ी में, बिल्कुल सहज, जैसे आज वो अपने ही घर में आई हो। कायरा पहली बार इतने करीब से गरीबी को देख रही थी। वो हर कोना देख रही थी, दीवारों की दरारें, मिट्टी का फर्श, टूटी खाट, फटा पर्दा। फिर उसकी नजर गई उस रजाई पर जो सुनीता ने सिलकर बनाई थी। सुनीता, तुमने ये रजाई खरीदी थी? सुनीता मुस्कुराकर बोली, नहीं दीदी, ये मैंने कल दिन में बनाई थी। बच्चे ठंड से परेशान थे, दुकान वाले पैसे उधार नहीं दे रहे थे, तो कपड़े जोड़कर बना ली, और उस रजाई में मेरे बच्चे रात भर सो गए। सुनीता, तुम सच में फरिश्ता हो। दीदी, मैं तो बस माँ का फर्ज निभा रही थी। कायरा झोपड़ी से बाहर निकलती है और चारों तरफ देखती है। ठंडी हवा में कपड़े सूख रहे हैं। बच्चे चूल्हे के पास बैठकर हाथ गर्म कर रहे हैं। वो सोचती है, मैंने कितनी बार इन्हें ताना दिया, कितनी बार बोला कि गरीब लोग हमारे बराबर नहीं होते, और आज इन्हीं लोगों ने मेरे बच्चों की जान बचा ली। उसका दिल भारी होने लगता है। उसी समय विमला बाहर आती है। बिटिया, चाय बना दी है, पी ले। कायरा हाथ जोड़कर बोलती है, अम्मा जी, अब आप मुझे वो अमीर बहू मत कहिएगा, मैंने बहुत गलती की है। बिटिया, समझने में देर लगे तो कोई बात नहीं, समझ तो आ गई ना, बस यही काफी है। तुम आज ही फिर चलिए हमारे साथ, हमारे घर, सब वहीं मिलकर रहेंगे। नहीं बेटी, मैं वहां अब नहीं जाऊंगी, और तू मुझे ले जाने की जिद भी मत कर। लेकिन क्यों माँ जी, क्यों नहीं चल सकती आप मेरे साथ वहां? मैं नहीं चाहती कि जो कुछ मेरे और मेरे बच्चों के साथ हुआ वो सब मुझे फिर से याद आए, इसलिए मुझे वहां लेकर मत चल बहू। तो इसका मतलब तो ये है माँ जी कि आपने दीदी को माफ नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे तो बहू के बदलने की बहुत खुशी है। अब वो कम से कम पहले जैसी तो नहीं रही। अब उसमें इतनी समझ तो आई है कि कौन अपना है कौन पराया, क्या होता है एक परिवार।
हाँ माँ जी, मुझे सब समझ आ गई, तभी तो मैं अपने पूरे परिवार को साथ लेकर रहना चाहती हूँ। सुनीता तुम ही बोलो ना माँ जी को कुछ कि वो हमारे साथ चलें। दीदी सच कहूँ तो मेरा भी वहाँ जाने को मन नहीं कर रहा। मुझे भी मजा यहाँ रहने में आता है, वहाँ नहीं आएगा, इसीलिए मैं भी आपके साथ नहीं चल सकती। इसका तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। वो क्या दीदी, चाची को बोलो कि हमारे यहाँ ही रह ले। क्या बात कर रही हो दीदी, चाची इतने बड़े घर में रहती हैं, वो क्यों हमारी छोटी बूढ़ी झोपड़ी में नहीं रह सकती हैं? अब ये बातें मत बोलो मेरे बच्चों, मुझे समझ आ गया कि घर के छोटे या बड़ा होने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि उसमें रहने वाले लोगों के विचार कैसे हैं। लगता है कायरा तो कुछ ज्यादा ही समझदार हो गई है। माँ जी, जब दीदी इतनी जिद कर रही हैं तो आप रह जाइए ना दीदी के घर पर कुछ दिन, उनका मन भी रह जाएगा और आपका मन भी बहल जाएगा। गोपी और मीना अब नई रजाई में खेलते खेलते उछल रहे थे। कायरा ये सब देख रही थी, उसके दिल में गहरा पछतावा और सच्चा अपनापन दोनों साथ जाग रहे थे। कायरा अचानक कहती है, अम्मा जी, सुनीता, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? मैं चाहती हूँ कि आज आप सब मेरे घर चलें, कम से कम बच्चों को और कपड़े दे दूं, वो भी मिलना चाहते हैं। विमला और सुनीता एक दूसरे को देखते हैं पर दोनों थोड़े झिझकते हैं। बिटिया, तेरे घर में हम लोगों की जगह कहाँ, हम गरीब लोग। अम्मा जी ऐसा मत कहिए, गरीबी या अमीरी घर से नहीं होती, दिल से होती है, और आपका दिल सबसे बड़ा है। विमला की आंखें भीग जाती हैं। आखिर वो मान जाती है और रजाई के साथ साथ बच्चों को, उनका खोया हुआ परिवार और सब मिल जाता है, और इस तरह कहानी का खुशी खुशी अंत होता है।